बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये मैंने इसका नाम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रखा है क्योंकि ये बीच में यूज़ हो रही हैं और इनके बारे में आपको अच्छी नो होनी चाहिए। ठीक है, सो आज का टॉपिक इसके बारे में करेंगे हम। और लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर 22 लिख दिया है, वो लेक्चर 22 नहीं था। हमने दरमियान में स्टार्टिंग पोजीशंस के लेक्चर किए थे, वो 2 लेक्चर्स थे उस पर, तो वो 24 लेक्चर था। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है इट्स लेक्चर 25। ओके, मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ क्या है? मसल स्ट्रेंथ इज़ अ जनरल टर्म विदाउट अ प्रिसाइज डेफिनेशन। ठीक है, अमंग द मेनी डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेंथ आर द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, द कैपेसिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स एंड द एबिलिटी ऑफ मसल टू जनरेट एक्टिव टेंशन। ठीक है, ये ऐसे जनरल टर्म्स हैं। ठीक है, कि मसल में पावर है, वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो एबिलिटी है मसल की, ठीक है, कि टेंशन प्रोड्यूस करना, मूवमेंट परफॉर्म करवाना, ये मसल स्ट्रेंथ है। लेकिन मसल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, जनरली तो हम इसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि आप एक एफर्ट के अंदर, वन एफर्ट के अंदर मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल 10 kg का वेट है और मैं उसे विद 1 रेपिटिशन, ठीक है, 1 रेपिटिशन मैक्सिमम के साथ मैं हैवी वेट उठा रही हूँ। ठीक है, मैं 10 kg फॉर एग्जांपल वेट उठा रही हूँ, ठीक है, विद 1 रेपिटिशन मैक्सिमम। इसके अंदर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस एंड रेपिटिशन लो। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जो मैं लोड उठा रही हूँ, जो मैं वेट उठा रही हूँ, वो रेजिस्टेंस है ना। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है? ऐसे अगर ये आपने यहाँ से इसे मेमोराइज करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेपिटिशन, और वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस और रेपिटिशन हम क्या कह रहे होते हैं? मोस्टली हम कह रहे होते हैं 1 रेपिटिशन मैक्सिमम में हम कितना वेट उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जिम में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे इस तरह वेट लिफ्ट करते हैं। ठीक है, वो तो इतना ज़्यादा वेट होता है जो इस तरह करके एकदम से ओवरहेड उठा लेते हैं। ठीक है, ये मसल स्ट्रेंथ है कि आपने 1 रेपिटिशन मैक्सिमम में कितना आप जो है वो रेजिस्टेंस आप उठा रहे हैं। ठीक है, ये है मसल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ फोर्स मसल कैन जनरेट वंस। ठीक है, हैवी वेट 1 to 5 रेप्स। ठीक है, 1 to 5 रेप्स, ये तो जनरली एक दफ़ा उठाया फिर दूसरी दफ़ा उठाया, लेकिन आप इसे ज़्यादा दफ़ा वो कोई और चीज़ है। जब हम उसे रिपीटेटिवली, ठीक है, रिपीटेटिव मैनर में कर रहे हैं, वो इंड्योरेंस में चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब इंड्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? इंड्योरेंस का ये है कि रेपिटिशन क्या है? मोर रेपिटिशन, ठीक है, और लो रेजिस्टेंस। मोर हाई रेपिटिशन एंड लो रेजिस्टेंस। अब क्या है? 2 kg का वेट है और आप उसे 10 टाइम्स उठा रहे हैं। ठीक है, लो रेपिटिशंस आर हाई एंड वेट, ठीक है, वो क्या है? वेट आपका क्या है? लेस है। सो ये अब इंड्योरेंस होती है, एबिलिटी टू रिपीट एन एक्सरसाइज विदाउट टायरिंग। ठीक है, आप थके बगैर वेट उठा रहे हैं, 1 kg का वेट आप 20 दफ़ा उठा रहे हैं लेकिन थक नहीं रहे, ये आपकी इंड्योरेंस है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसमें क्या होता है? मॉडरेट वेट होता है, उसके अंदर हैवी वेट है मसल स्ट्रेंथ में। ठीक है, इसकी क्या है? 12 से 20 रेपिटिशंस या 20 से भी ज़्यादा रेपिटिशंस ये आपकी हैं। ठीक है, अब आप ये कर रहे हैं, ये जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें, फर्स्ट पिक्चर में इसमें इस बंदे ने स्क्वाट किया हुआ है। ठीक है, स्क्वाट किया हुआ है और ये कितना वेट उठाया हुआ है इसने? 1 रेपिटिशन मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, यानी कि वेट ज़्यादा है। अब इसमें वो 50 पुशअप्स इन अ रो, ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग है। ठीक है, ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, 50 पुशअप्स इन अ रो, कि वो आराम से, और जाहिर बात है पुशअप हर बंदे के लिए तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग में नहीं आता ना, इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो अब इसमें आप फॉर एग्जांपल आप ये रख लें कि 1 kg वेट है और आप उसे 20 टाइम्स उठा रहे हैं। ठीक है, विदाउट टायरिंग, दिस इज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस को एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें रेपिटिशंस क्या है? मोर रेपिटिशंस एंड वेट क्या है? कम है, एंड लो वेट, लो रेजिस्टेंस। और स्ट्रेंथ में वन रेपिटिशन मैक्सिमम और हाई रेजिस्टेंस, दिस इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब मसल फटीग क्या है? मसल फटीग क्या है?
एबिलिटी है मसल्स की कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें विदा ठीक है एग्जॉस्ट हुए बगैर, ठीक है। वो क्या है, ये क्या है, मसल्स की एक एबिलिटी है कि एग्जॉस्ट हुए बगैर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। अब मसल फटीग क्या है, इस एबिलिटी में डिक्रीज आना, ठीक है, डिक्रीज इन द मसल्स एबिलिटी टू परफॉर्म ओवर टाइम, ठीक है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्टेट ऑफ एग्जॉस्शन ऑफन फॉलोइंग स्ट्रेनस एक्टिविटी और एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी, अब एकदम से बंदा फर्स्ट टाइम जिम गया है और क्या है कि आज ही जो है ना मैंने अपना सारा वेट कम कर लेना है और मैंने आज ही जैसे जिम करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, मसल आपके फटीग हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, 10 मिनट्स, ठीक है, फिर 2-3 दिन 10 मिनट्स, देन उसके बाद आप 5 मिनट्स इंक्रीज करते हैं, फिर ग्रेजुअली आप 5 मिनट्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मसल्स इस तरह मसल में इंड्योरेंस डेवलप होती है। अब एकदम से ही अगर आप कहीं जाना है मैंने जिम में और मैंने 50 kg का वजन, ये बॉडी जो ये वाला वेट है ये मैंने उठा देना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो क्या है, व्हेन यू एक्सपीरियंस फटीग द फोर्स बिहाइंड योर मसल्स मूवमेंट डिक्रीज कॉजिंग यू टू फील वीकर, दिस इज मसल फटीग। ओके, अब जो है ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा, मैं उसका वेट कर रही थी कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ें। दो मैं थोड़ा थोड़ा उसका बताऊंगी आपको, बट अगर मैं सारा कुछ फिजियोलॉजी का इधर दोबारा से स्केलेटल मसल फाइबर्स, पेरीमीजियम, एंडोमीजियम, इसको मैं दोबारा बताने लग जाती, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताने लग जाती, तो हमारा अपना सिलेबस कंप्लीट ना होता, देन फिजियोलॉजी का ही मैं करवा रही होती, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताती हूँ कि मसल फाइबर्स, जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, उनके टाइप्स होती हैं। जिस तरह टाइप 1 है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, फिर टाइप 2 को आगे और 2 फाइबर्स में क्लासीफाई किया गया। एक दफ़ा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए काइनेसोलॉजी का, देन अगर आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के साथ दोबारा वो एक्सप्लेन करूँ, तो देन हम दोबारा ऐसे एक दफ़ा देख लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है, जो सिलेबस है हमारा, वो उसके नहीं है, ये फिजियोलॉजी की डोमेन है। सो इसके जो मसल जो टाइप 2 फाइबर हैं, देन आगे दो में डिवाइड होते हैं, टाइप 2A एंड टाइप 2B फाइबर्स, ठीक है। टाइप 1 फाइबर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं बेसिकली स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है, जो आसानी से थकते नहीं हैं और मोस्टली एक्टिवेट रहते हैं। टाइप 1 फाइबर्स आपके क्या होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फाइबर्स हैं, ठीक है। और देन टाइप 2 जो होते हैं, ये अब जो टाइप 2 हैं वो भी उसमें भी ऑक्सीडेटिव वो होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जैसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम टाइप 1 में ज़्यादा है, उससे कम होगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, इन आप कह सकते हैं जिस तरह जो टाइप 1 है वो रेड फाइबर्स हैं, ये ज़रा पिंक फाइबर्स हैं, ठीक है, उससे कम है। और देन टाइप 2B फाइबर्स, जिसे फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं, वो क्या है, पेल फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, ठीक है। उनके अंदर क्या है, ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर। सो अब इसमें मसल फाइबर आपको इससे पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स टाइप 1 में ज़्यादा हैं, ठीक है। टाइप 2 में टाइप 2A में उससे कम है, और टाइप जो 2B है उसके अंदर लो है, ठीक है। उसके अंदर जो ये ग्लाइकोजन जो कंटेंट है टाइप 2B में ज़्यादा है, देन 2A में उससे कम है, और ग्लाइकोजन कंटेंट टाइप 1 में सबसे कम है, ठीक है। ये इस तरह करके हैं। तो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो किसकी है, टाइप 1 की स्लो होती है, टाइप 2A की इंटरमीडिएट होती है, और टाइप 2B की क्या है, फास्ट होती है, ठीक है। टाइप 1 की स्लो होती है, ग्रेजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से थकते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, फॉरन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा वो थक सकते हैं, टाइप 2B फाइबर्स, ठीक है। अब रेट ऑफ फटीग इसी पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर। जो टाइप 1 फाइबर्स हैं, क्योंकि वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन है उनके अंदर ज़्यादा, ऑक्सीजनेटिव जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम कम है, इसलिए उनका जो फटीग रेट है वो स्लो है, ठीक है। और टाइप 2A जो दरमियान वाले हैं, वो क्या है, उनका इंटरमीडिएट है। बट रेट ऑफ फटीग किसका है, टाइप 2B फाइबर्स, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं उनका ज़्यादा है, ठीक है। सो कलर मैंने आपको भी बता दिया। मायोग्लोबिन कंटेंट जाहिर बात है, जिसके अंदर ये एनर्जी जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर ही ज़्यादा ये मायोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो वो क्या है, जाहिर बात है, स्लो में ज़्यादा होगा, इंटरमीडिएट में, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होगा, और 2B में सबसे कम होगा।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एटीपी वो ऑक्सीडेटिव हैं, वो भी ऑक्सीडेटिव हैं बट स्लो से थोड़े से कम, और ग्लाइकोलिसिस, और जो 2B हैं वो क्या है, ग्लाइकोलिस, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। अच्छा, अब देखें ये क्या होता है कि जिस तरह टाइप 1 फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स, मोस्टली ये हमारे क्या होते हैं, पोस्चर जो हमारे पोस्चर को मसल्स, ठीक है, कर रहे होते हैं, पोस्चर को हमारे बेहतर कर रहे होते हैं, वो वाले मसल्स, वो वाले फाइबर्स होते हैं टाइप 1, क्योंकि वो थकते नहीं हैं, कम थकते हैं, उनका जो रेट ऑफ फटीग है वो लो है। अब हम सो रहे हैं तब भी हमारे पोस्चरल मसल्स एक्टिवेट हैं, ठीक है, एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, मोस्टली हमारे जो पोस्चरल मसल्स हैं वो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, लंबर के एक्सटेंसर्स, ठीक है, लंबर के फ्लेक्सर्स, और ये वाले जो मसल्स हैं जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड पे हमारे कोर मसल्स हैं जो कि एक्टिवेट रहते हैं, हमारे पोस्चर को बेहतर करते हैं, पोस्चरल मसल्स हैं जो कि वो क्या है, स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, उनके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उनके अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है, उनका जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, और इसी वजह से उनका रेट ऑफ फटीग भी ज़्यादा है, रेट ऑफ फटीग कम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग से कि ये रिपीटिटिव जो है मैनर के अंदर हम क्या करते हैं, मसल्स को एक दूसरे के, मसल फाइबर्स को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टाइप 2B फाइबर्स को टाइप 1 में हम परफॉर्म में लेके आ सकते हैं, लेकिन किस तरह, इंड्योरेंस ट्रेनिंग से, ठीक है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग से रिपीटिटिव वे में जब हम करेंगे, मसल्स ऑक्सीजन उन्हें ज़्यादा चाहिए होगा वो, ठीक है, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उन्हें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्या हो जाते हैं, वो 1 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह एथलीट्स होते हैं उनमें कौन से फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स, लेकिन हर एथलीट की बात नहीं कर रही मैं, ये जो रेस है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैराथन रेस है, ठीक है, और उसके अंदर वो वाले जो रनर्स होते हैं, मैराथन रनर होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर ये फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, जनरली द मोर, ये जो बात मैंने कही है, द मोर टाइप 1 मसल फाइबर्स कंटेन विद इन अ मसल द मोर इट प्रोवाइड्स पोस्चरल स्टेबिलिटी, द मोर टाइप 2B फाइबर्स कंटेन विद इन अ मसल, इससे क्या होता है, रैपिड मूवमेंट परफॉर्म होती है, जैसे स्प्लिंटर हैं, ये किसी ने हर्डल्स जो हैं वो क्रॉस करनी है, ठीक है, हर्डल्स के ऊपर से जंप करना है, कोई एथलीट है जिसने जंपिंग वाली एक्टिविटी है, ठीक है, स्प्रिंटर्स हैं, तो उनके अंदर कौन से ज़्यादा होंगे, उन्हें तो रैपिड मूवमेंट चाहिए, रैपिड मूवमेंट जिधर चाहिए तो उधर आपको फास्ट ट्विच फाइबर्स चाहिए, टाइप 2B फाइबर्स उनमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्लेसिंग अ हाई मेटाबॉलिक डिमांड ऑन द मसल सच एज इन इंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है, रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी फॉर ऑल द मसल फाइबर्स एंड लीड टू कन्वर्जन फ्रॉम फास्ट ग्लाइकोलिटिक टू फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक मसल फाइबर्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये वही बात है कि आप 2B से 2A में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2A से आप 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग एक मसल पे डालते हैं तो जाहिर बात है मेटाबॉलिक डिमांड उसकी बढ़ती है। मेटाबॉलिक डिमांड क्या, यानी कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए, वो वर्क कर रहा है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा, जाहिर बात है फिर वो जो मसल्स हैं वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग के थ्रू टाइप 2B 2A में कन्वर्ट हो सकता है, 2A 1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ये इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज पर होता है। उसके बाद मोटर यूनिट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अ मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट इनर्वेट्स, ठीक है, और अब एक मसल में क्या होते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है, 1 2 4 से लेके हंड्रेड्स एंड 200s और 1000s तक मोटर यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मोटर यूनिट क्या होते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं इसका कि मोटर यूनिट जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसके सारे इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है कि एक कहे कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दूसरा 2 मिनट बाद, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये ऑल एंड नन लॉ होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सब करेंगे, या नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। सो मसल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ए मसल कॉन्ट्रैक्शन एज अ होल, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो किन पे डिपेंड करती है, वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है, और वो कौन सी है, साइज प्रिंसिपल, द स्मॉलेस्ट मोटर यूनिट, जो सबसे स्मॉल मोटर यूनिट होगा वो सबसे ज़ाहिर बात है वो जल्दी एक्टिवेट होगा। रिक्रूटमेंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, सारे मोटर यूनिट्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो जाहिर बात है मसल में टेंशन प्रोड्यूस होगी, मसल, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी।
Excitatory input. Increasing the frequency of stimulation of individual motor units increases the percentage of time that each active muscle fibers develop maximum tension. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे ये रिसेप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स. मसल स्पिंडल क्या है, जो मसल बेली है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मसल स्पिंडल, और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं वो कहाँ हैं, वो मसल, ठीक है, जो मसल और टेंडन का जंक्शन है बेसिकली उधर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं, मोर नियर टू मसल, ठीक है. मस्कुलर और मसल और टेंडन, जो मसल और जो उसका टेंडन है उसका जो जंक्शन होता है ना, मोस्टली वहाँ पे वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली क्या होते ही वहीं पे प्रेजेंट है. सो जो स्पिंडल होते हैं मसल स्पिंडल, अब इसमें थोड़ी सी फिजियोलॉजी आगे मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ. मसल स्पिंडल के अंदर देन आगे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, ठीक है. और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर देन न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं, ठीक है. जो मसल स्पिंडल है उसे 1A जो एफरेंट, ठीक है, एफरेंट 1A सप्लाई कर, ठीक है, वो एफरेंट वहाँ पे होता है. और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है उसका 1B सप्लाई वो वहाँ से लेकर जाता है, ठीक है. और जो ईफ्रेंट है, ईफ्रेंट क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूजल मोटर जो इसकी इनर्वेशन है, ठीक है, जो मसल स्पिंडल को जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो ईफ्रेंट वहाँ से लेकर जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे लेके आ रहा है, वो कौन सा होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल को करते हैं सप्लाई, और जो इंट्राफ्यूजल जो फाइबर्स हैं उसको गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं, ठीक है. सो ये था. अच्छा, मसल स्पिंडल अब क्या करते हैं, डिटेक्ट स्ट्रेच ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है. जब मसल स्केलेटल मसल स्ट्रेच होता है तो ये उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. और देन वो फिर एक मैकेनिज्म होता है, ब्रेन आपके हाई सेंटर्स की तरफ मैसेज आता है, देन उधर से इफरेंट के थ्रू वापस आएगा, ठीक है. और ये क्या है, ये डिटेक्ट चेंजेस इन मसल टेंशन, ठीक है. Golgi tendon organ capsular structure located in muscle tendon connected in series to extrafusal skeletal muscle fibers detects changes in muscle tension. इन्हें 1B एफरेंट, ठीक है, ये यहाँ से लेकर जाते हैं इनके सेंसरी 1 एफरेंट जो है 1B एफरेंट है, ओके. अब जो है मसल टोन क्या है, मसल टोन इज डिफाइंड एज द टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट, कि अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो उस वक्त जो आपके मसल, ठीक है, कुछ नहीं आप लोग कर रहे, लेकिन आपके मसल्स में क्या है, एक फर्मनेस है, दिस इज मसल टोन, ठीक है. कि आपके जो रेस्टिंग स्टेट में आपके जो मसल की टोन है, दिस इज मसल टोन. मसल स्ट्रेंथ क्या है, इज डिफाइंड एज द मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फोर्स इन रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. अब पोस्चरल टोन क्या है, पोस्चरल टोन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर टेंशन इन स्पेसिफिक मसल्स, ठीक है, दैट मेंटेन बॉडी सेगमेंट इन देयर प्रॉपर रिलेशनशिप टू मेंटेन पोस्चर, ठीक है. पोस्चरल टोन क्या है, आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर टेंशन, आपके स्पेसिफिक मसल्स हैं आपके बॉडी में, ठीक है, जो आपके पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, उनके अंदर टेंशन डेवलप करना, ठीक है, टू मेंटेन पोस्चर, दिस इज पोस्चरल टोन. Postural tone is accompanied by recordable electrical activity from active motor units, ठीक है. muscles of the trunk ठीक है, trunk flexor muscles of upper extremities, extensor muscles of the lower extremities are considered anti-gravity muscles, ठीक है. ओके, उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए काइनेस्थीसिया एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये दोनों जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो हैं इकट्ठे यूज़ हो रही होती हैं और इसका मतलब भी इकट्ठे ही लिया जा रहा होता है, बट इसके अंदर एक बहुत मेजर और एक आप माइन्यूट भी कह सकते हैं, मेजर भी कह सकते हैं, जिस तरह से लेना चाहें, बट इसका एक डिफरेंस होता है. वो क्या है, काइनेस्थीसिया क्या है, काइनेस्थीसिया आपकी क्या है, बॉडीज अवेयरनेस, ठीक है, कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं, हाउ वी मूव, ठीक है, बॉडीज अवेयरनेस टू द मूवमेंट, ये काइनेस्थीसिया है. कि फॉर एग्जांपल अब आप चल रहे हैं, जैसे अब आपके ब्रेन को पता है कि अब आप चल रहे हैं, ठीक है, अब आप चल रहे हैं, अब आपका राइट फुट
अभी आप चले हैं तो राइट फुट आपने लेफ्ट के आगे रखा है, लेफ्ट देन राइट के आगे रखा है। ये जो आपकी सेंस ऑफ अवेयरनेस है, दैट हाउ यू मूव, दिस इज काइनेस्थीसिया। और प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन अब क्या है? इंटरनल मैसेजिंग ऑफ वेयर द बॉडी इज इन द स्पेस around it, allowing the coordinated patterns to be performed through the networks of joint, muscles and fascia। ठीक है, अब ये क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन इन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इन स्पेस। ठीक है, कि अभी आप स्पेस में कहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका राइट फुट लेफ्ट फुट के आगे है। ठीक है, तो आपकी बॉडी को ये पता है कि आपका जो राइट फुट है लेफ्ट फुट के आगे है, ये प्रोप्रियोसेप्शन है। बट उसे ये नहीं पता कि राइट फुट लेफ्ट फुट कि आगे किस तरह आया है, मूवमेंट क्या हुई है, ये अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन का एक इंटरनल मैसेजिंग है अंदर। फॉर एग्जांपल जॉइंट और ये जो आपके जॉइंट है, मसल्स पे आपके जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया, सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि मसल्स पे हैं, टेंडन्स पे हैं, ये मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन, इस तरह जॉइंट के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उधर से सेंसरी हायर सेंटर्स पे गया, देन हायर सेंटर्स से इफरेंट के थ्रू उधर मैसेज आया कि अब आपने ये करना है। ये जो अंदर ये काम हो रहा है ना, ये सारा प्रोप्रियोसेप्टर्स करवा रहे हैं। ठीक है, और यही प्रोप्रियोसेप्शन है कि अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इन स्पेस। ठीक है, बट वो उस स्पेस में उस किस तरह से उसकी पोजीशन बनी है, ये उसे नहीं पता। ये जो किस तरह से बनी है पोजीशन, दिस इज काइनेस्थीसिया। कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वॉकिंग, ठीक है, देन अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी एंड हाउ इट मूव्स, दिस इज काइनेस्थीसिया। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इन स्पेस, दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, बट लेकिन स्पेस में फॉर एग्जांपल अभी वो उसका राइट फुट लेफ्ट फुट के आगे है, ये प्रोप्रियोसेप्शन है। बट ये राइट फुट लेफ्ट फुट के आगे किस तरह गया है, ये प्रोप्रियोसेप्शन को नहीं पता। राइट फुट यानी कि आप आपने पाँव उठा के आगे रखा है और राइट लेफ्ट के आगे आया है, ये जो मूवमेंट है, ये अवेयरनेस ऑफ, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ बॉडीज मूवमेंट, दिस इज काइनेस्थीसिया। ठीक है, काइनेस्थेटिक अवेयरनेस इज और एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विदाउट थिंकिंग ऑफ पैटर्न ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्शन फीडबैक। ठीक है, काइनेस्थेटिक हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, हमें ये तो नहीं पता ना अंदर के हमारे मसल्स और जॉइंट्स में ये चीज़ें अंदर बातचीत हो रही है और ये हम इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, सो काइनेस्थेटिक अवेयरनेस इज और एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, और विदाउट थिंकिंग ऑफ पैटर्न ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्शन फीडबैक। ओके क्लास, ये कुछ इम्पॉर्टेंट से चीज़ें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जब एक दफ़ा हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही रह गया बिल्कुल, तो उस सिलेबस ख़त्म होने के बाद अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें मैम ये फिजियोलॉजी वाला ये टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और ये इसके अंदर आप हमें बता दें, तो मैं आपको वो बता दूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ा के। बट अभी क्योंकि अभी हमारा सिलेबस रहता है, तो मैं ये फिजियोलॉजी का टॉपिक, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, आप लोग खुद भी पढ़ चुके हैं, तो ये फिजियोलॉजी में मैंने कहा आप लोग पढ़ लेंगे, देन हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, वो वाले न्यूरॉन्स हैं अपर मोटर न्यूरॉन, जो आपके, ठीक है, ब्रेन से लेकर आपके स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न सेल्स तक है। ठीक है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल्स तक है, दीज आर अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है? इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पेरिफेरल और पेरिफ्री तक जो आपके जा रहे हैं, वो आपके मसल्स तक जा रहे हैं, वो आपके ग्लैंड्स तक जा रहे हैं। ठीक है, अफेक्टर ऑर्गन्स बेसिकली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अब देखें अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, हायर सेंटर्स में प्रेजेंट है। हायर सेंटर्स, उनमें कोई मसला होगा तो स्पास्टिसिटी होगी हमेशा। ठीक है, अब लोअर मोटर न्यूरॉन है, वो आपके क्या है, लोअर सेंटर्स पे है, वो आपका इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आपकी पेरिफेरल ऑर्गन्स तक हैं, आपके मसल्स तक हैं, आपके ग्लैंड्स तक हैं। अब यानी कि ऊपर से ठीक आ रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन ने अपना जो सफ़र करना था वो कर लिया है। अब क्या हुआ है, लोअर मोटर न्यूरॉन वाली जगह पे प्रॉब्लम आई है, तो इसका मतलब है स्पास्टिसिटी नहीं होगी। क्या होगी, ऊपर से तो मसला सही, ऊपर से तो सब कुछ सही आ रहा है, नीचे में प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब है मूवमेंट ऊपर से सही आ रही थी, वो जो सिग्नल्स है मूवमेंट के वो ऊपर से सही आ रहे हैं, नीचे आके कहीं उनमें की गेम चेंज हुई है उनमें, ठीक है, कोई मसला हुआ है, तो क्या हो गया, फ्लेसिडिटी होगी, यानी कि उसमें टोन कम हो जाएगी।
ठीक है, ये ऐसे ये कॉन्सेप्ट है पूरा। और जो स्पास्टिसिटी है वो हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। वैसा पेशेंट आए जिसमें स्पास्टिसिटी प्रेजेंट है तो उसे ऐसे नहीं करना एकदम से हम ऐसे खींच के उसका एल्बो फ्लेक्सस स्ट्रेच करें, नहीं, उसे अब क्या करेंगे, सस्टेन स्ट्रेचिंग देंगे, सस्टेन स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि अगर आपने जितना तेजी से किया वो उतना ही ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और टोन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपरटोन होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हाइपरटोनिसिटी, उसके अंदर हाइपोटोनिसिटी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर देखें ऊपर से सिग्नल सही आ रहे हैं फ्लैसिड पैरालिसिस में, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में, और नीचे आपका जो है वो प्रॉब्लम हुआ है तो टोन वैसे भी कम है। अब ऊपर से बंदा जब मूवमेंट नहीं करेगा तो जाहिर बात है उसके मसल और वीकनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मसल वेस्टिंग है वो मार्क्ड है उसके अंदर, ठीक है। और जो स्पास्टिसिटी है, ठीक है, उसके अंदर हाइपरटोन है, उसके अंदर मसल वेस्टिंग इतनी मार्क नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा मार्क्ड है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चर ज़्यादा बनेंगे इसके अंदर, क्या उससे कहते हैं, स्पास्टिसिटी में, बट फ्लेसिडिटी में भी बनेंगे, लेकिन उसमें टोन की वजह से कॉन्ट्रेक्चर नहीं बनेंगे। वो किस तरह के, बंदा मूवमेंट ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अब बंदा एक फॉलिज का पेशेंट है, ठीक है, फॉलिज हुआ हुआ है और उसका हाथ एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, 2-3 महीने से एक ही जगह पे पड़ा है। जब 2-3 महीने से एक ही जगह पे पड़ेगा फिर उसी जगह पे उसके मसल्स फिक्स हो जाएंगे ना, ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चर पोजिशनल होंगे इसमें। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।